हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की डेट अब कंफर्म पहले लोगों को लग रहा था शायद हटे या ना हटे। तो 16-17 अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो दो दो शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा, 9:30 से 11:30 इस तरीके से। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। अब मैं क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि अब आप ये मान के चलिए कि अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए और यूपी टीजीटी पीजीटी के भी उन्हीं डेट्स को फाइनल मानते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अब और तेज कर दीजिए। अब मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है वो ये है, देखो भाई ऐसा है कि मेरे बारे में कोई नहीं बताता। वो इसलिए नहीं बताते, आपको 36 चैनल के बारे में लोग बताएंगे, 36 लोगों के ऐप के बारे में लोग बताएंगे, मगर मेरे बारे में लोग नहीं बताते। तो मुझे अपने बारे में खुद ही बताना पड़ता है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स मेरे बारे में नहीं बताते। वो इसलिए नहीं बताते कि और मेरे बारे में नकारात्मक बातें ज़्यादा फैलाई जाती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हूँ, ये हूँ वो हूँ। खैर मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यदि आपको अपनी एग्ज़ाम में एक सीट लेनी है तो आपको ढंग की चीजें पढ़नी चाहिए, आपके दिमाग में ढंग की चीज सेट होनी चाहिए। अब आप लोग, मैं अपनी ऐड अपने आप करती हूँ, अपने बारे में अपने आप बताती हूँ। आई डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी वन टू टेल अबाउट मी कि भाई मैं क्या हूँ। फिर भी मैं आपको कहूँगी इस समय, ये समय है यूटिलाइज करने का अपना टाइम। और आप आज अपना टाइम को यूटिलाइज करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। और आज मुझे आपको बताना है, आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ इंग्लिश सूत्रा पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है पाइनियर टेस्ट पेपर के द्वारा। आपको कोई नहीं बताने वाला, जो कि टीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी के लिए। कोपम की बहुत अच्छी करवाई जाती है जो पीजीटी के लिए। कोई नहीं बताएगा कि इनमें इतने कम पैसों में इतनी बढ़िया चीजें मिलती हैं। आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अब करना आपको क्या है कि आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करिए, स्टोर में जाइए और पाइनियर जो है प्रैक्टिस सेट देखिए, इतने सारे। अब उनमें क्या है, आजकल एक रिवीजन सीरीज चली हुई है और वो रिवीजन सीरीज में जो मैं स्टूडेंट्स को करा रही हूँ, आप देखिए, मैं रियल एग्जाम प्रेशर दे रखा है मैंने आजकल स्टूडेंट्स को। रियल एग्जाम प्रेशर क्या होता है, मैं बच्चों से लगातार ओएमआर पे ही से सॉल्व करा, लाइव हमारे टेस्ट चलता है और स्टूडेंट्स जो है वो ओएमआर पे कर रहे हैं और तब उन्हें पता चल रहा है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ये प्रेशर अगर आपको फील करना है, अगर आपको आपको अपनी तैयारी जांचनी है तो अच्छे ढंग के प्रैक्टिस पेपर से जांचिए, ना कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी का पेपर उठाया और सिंपल सा और उसको करना शुरू कर दिया। तो आप इंग्लिश, अगर आपको लगता है, भाई मैं तो कहूंगी भाई आप कम से कम आप ऐप पर आकर देखिए तो सही। नहीं पसंद आया आपको, उसी समय जो है हटा दीजिएगा, अनइंस्टॉल कर दीजिएगा उस ऐप को। लेकिन आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप को, अब देखो मैंने यहाँ पर अपना एड वेड लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए हैं, तैयारी करनी है, तो इस समय आप पढ़ चुके हैं, अब आपके पास जितना समय है आप प्रैक्टिस करिए। कंफ्यूज होने का समय नहीं है। और हमारी अब रिवीजन सीरीज चली है। रिवीजन सीरीज में बिल्कुल एग्जाम लाइक प्रेशर जो दिया जा रहा है, एग्जाम लाइक प्रेशर से इवन मैंने तो अभी ये सोचा स्टूडेंट्स के नंबर अभी, मतलब वो है ना, नंबर बताने से स्टूडेंट्स जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन होता क्या, जब एग्जाम लाइक प्रेशर फील करते हैं ना, तो उनको जो है ना खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबसे पहले इंग्लिश सूत्रा का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए, डाउनलोड कर रखा है तो स्टोर में जाइए, स्टोर में जाके देखिए पाइनियर प्रैक्टिस बैच। पाइनियर प्रैक्टिस बैच देखिए 1599 और 1899 का है। और जो है उसको देखिए, स्कोपम का बैच देखिए जो कि यूपी पीजीटी के लिए है, वो 1100 का है। और आपको इन बैचेस में डिस्क्रिप्शन पढ़िए क्या क्या मिलेगा आपको। टेस्ट पेपर्स स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, वोकैब हो, ग्रामर हो, लिटरेचर हो, जो उसमें छोड़ दिया हो। तो एक चीज ये तो कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके चीजें देखिए। चलिए अब इसी के साथ आज मुझे बताना क्या है, पेनेशिया सीरीज जो है, पेनेशिया सीरीज जो हमारी चल रही है, जो सबको पता है पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण। आप सभी ने जॉन गॉल्सवर्दी के एक बहुत ही फेमस वर्क के बारे में सबने सुन रखा होगा और उसका नाम है द फॉरसाइट सागा। तो भाई बात ये है कि अगर आप इस बेसिकली
जो ये उनका ये फॉरसाइट सागा जो है, ये सागा मतलब होता है कि भाई एक कहानी, एक तो ये इसमें जो नॉवेल्स हैं, जो इंटरल्यूड्स हैं, अगर आपको उनके बारे में पता है तो उनकी से संबंधित क्वेश्चंस का जवाब आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सीरीज 20 है और फॉरसाइट सागा के बारे में बताने जा रही हूँ। पार्ट 1 है, क्योंकि मैं आराम से इसकी कहानी सुनाऊंगी, ध्यान से कहानी सुनिएगा। और कहानी सुनने के बाद आप लोगों को ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, तो मैं आप लोगों को फॉरसाइट सागा के स्टोरी जो है वो बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ फॉरसाइट सागा के मैं पहले थोड़ा सा फॉरसाइट सागा के बारे में बताना भी चाहूंगी कि फॉरसाइट सागा एग्जैक्टली है क्या। देखिए, सबसे पहले फॉरसाइट सागा ये पब्लिश हुआ था 1922 में। वॉल्सवर्दी ने ये एक ट्रायलॉजी लिखी थी। ट्रायलॉजी का मतलब होता है 3 नॉवेल्स एक साथ जो होते हैं। इसमें 2 इंटरल्यूड्स हैं और 3 नॉवेल्स हैं। पहली चीज, 1906 से 1921 के बीच में ये पब्लिश हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, फॉरसाइट सागा गॉट पब्लिश्ड इन 1922। फॉरसाइट सागा पब्लिश हुआ था 1922 से। रिटन बिटवीन 1906 एंड 1921। 1906 से 1920 के 21 के बीच में लिखा गया, पब्लिश हुआ है 1922 में। और इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये एक ट्रायलॉजी है। ट्रायलॉजी मीन्स होता है देयर आर 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स। और इसमें हम सबसे बात करते हैं, सबसे पहले जो नॉवेल्स की बात करते हैं। पहला नॉवल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट केम इन 1906। उसके बाद एक इंटरल्यूड है इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट, ये 1918 में आया। उसके बाद है इनका नेक्स्ट है दैट इज इन चांसरी, दैट इज नॉवल। उसके बाद है अवेकनिंग, एक इंटरल्यूड है। और लास्ट है टू लेट, दैट इज ऑल्सो अ नॉवल। तो 3 नॉवेल्स हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी और इन चांसरी और टू लेट। और जो 2 इंटरल्यूड्स हैं दैट इज इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट और अवेकनिंग। ये 2 इंटरल्यूड्स हैं, तो ये याद रखिएगा। और इसके साथ ही अब हम लोग जो है इनके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो फॉरसाइट सागा, इसके बारे में और भी बताऊंगी। फॉरसाइट सागा के जो मेन कैरेक्टर्स हैं दैट इज स्वयम्स फॉरसाइट, जो इसमें है मैन ऑफ प्रॉपर्टी, एक वेल्दी वकील है और आर्ट कलेक्टर। उसकी बहुत ही खूबसूरत सी वाइफ है आयरीन फॉरसाइट। और विनीफ्रेड ये स्वयम्स की सिस्टर है। विनी की हस्बैंड है मॉन्टेग डार्टी, जो कि एक ड्रंकर्ड एंड गैम्बलर है। और वेल डार्टी जो कि इन दोनों विनी का और विनी का बेटा है। उसके बाद इस पूरी फॉरसाइट फैमिली के जो सबसे बूढ़े कैरेक्टर हैं वो है ओल्ड जोलियन। उनके बेटे का नाम है यंग जोलियन, जो कि एक अंडर राइटर और वुड बी आर्टिस्ट है। यंग जोलियन के जो पहली वाइफ से बेटी है उसका नाम है जून। और जो है जो उसके दूसरी वाइफ से बच्चे हैं जॉली एंड हॉली। जॉली बेटा है और हॉली जो है वो बेटी है। उसके बाद है ये बाकी की हम कहानी के साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बुक 1 द मैन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूंगी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, अब कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, पूछे आपको बैकग्राउंड में दिख भी रही होगी और मेरे पास भी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका एक चीज बताना चाहूंगी। देखिए, एक कई बार कुछ क्वेश्चन में ये बेसिकली ये जो है ना, यहाँ पर ये चीज मैं आप लोगों को बताना भी चाह रही हूँ। द फॉरसाइट सागा according to the author intended embalm
the upper middle class of Victorian and Edwardian England. तो एक क्वेश्चन जो बार बार आता है कि जो फोर्साइट फैमिली है वो किसको बिलोंग करती थी, फोर्साइट फैमिली कौन से क्लास को बिलोंग करती थी। तो फोर्साइट फैमिली बिलोंग टू द अपर मिडिल क्लास विक्टोरियन एंड एडवर्डियन इंग्लैंड, द सेम क्लास इन विच जॉन गॉल्सवर्दी वाज बोर्न। तो ये जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया, और ये एक जो है अर्बन फैमिली जो है वो दिखाई गई है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या मैं आपको द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की कहानी शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है कि फोर्साइट, ये कहानी की शुरुआत होती है जून 15, 1886। जून 15, 1886 में इस कहानी की शुरुआत होती है। मतलब ये नॉवल तो 1906 में आया है, मगर इसमें जो कहानी दिखाई है, यानी कि जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी में जो सीन दिखाया है, 3 पार्ट्स में है ये, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। तो उसमें दिखाया है कि जून 15, 1886 से स्टार्ट होता है, और ये दिखाया है कि पूरी फोर्साइट फैमिली जो है, वो पूरा जो क्लैन है, पूरा कुनबा है फोर्साइट फैमिली का, वो इकट्ठा हुआ है जून की एंगेजमेंट। जून जो कि ग्रैंड डॉटर है, ओल्ड जॉलियन की ग्रैंड डॉटर है, उसकी एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के। अब जून ओल्ड जॉलियन, यंग जॉलियन की बेटी है, लेकिन यंग जॉलियन जो है ही इज नॉट कंसर्न्ड विद हिज डॉटर। तो ओल्ड जॉलियन ने ही उसे पालपोस के बड़ा करा है। जून की एंगेजमेंट हुई है किससे? फिलिप बॉसनी नाम के एक आर्किटेक्ट। एक और कैरेक्टर इसमें आया है, फिलिप बॉसनी। अब ये जो फिलिप बॉसनी है, इसको वहाँ के लोग पसंद नहीं करते। मतलब ये जो क्लास है फोर्साइट फैमिली, इसलिए ही नहीं कि ये जो है ये इतना अमीर नहीं है। इसका एक रीज़न ये है कि हिज सॉर्ट ऑफ, वो बिल्कुल मिसमैच्ड है फैमिली के हिसाब से। वो ही डजंट फॉलो द ट्रेंड, वो फॉलो नहीं करता। बट जून इज हेड ओवर हील्स इन लव विद, किससे प्यार करती है? फिलिप बॉसनी। कहानी पहले यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद जो है, अब यहाँ पे दिखाते हैं ओल्ड जॉलियन जो है वो सभी लोग खुश हैं, मगर ओल्ड जॉलियन को अपने बेटे यंग जॉलियन से बात करे हुए 14 इयर्स बीत चुके हैं। ओल्ड जॉलियन को यंग जॉलियन से क्यों? रीजन ये है कि या उसने क्योंकि उसने, यंग जॉलियन था, उसने अपनी पहली पत्नी यानी कि जून की मदर को छोड़कर एक जो है वो फैमिली की गवर्नेंस के साथ भाग गया था। अपनी फैमिली की गवर्नेंस के साथ वो चला गया था। जून की मदर को छोड़ दिया था, और फैमिली की गवर्नेंस के साथ उसने, अब लेटर ऑन ही मैरिड टू दैट गवर्नेंस उसने। और अब उनके 2 बच्चे हैं, बेटा है जॉली और बेटी है हॉली। अब यंग जॉलियन और ओल्ड जॉलियन के बीच में बातचीत नहीं है, लेकिन अब वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं ओल्ड जॉलियन। तो वो एक क्लब में, अपने बेटे के क्लब में जाते हैं, और 14 साल बाद दोनों बाप बेटे के बीच में बातचीत जो है वो होती है। यहाँ पर दिखाते हैं कि स्विदिन फोर्साइट, जो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर्साइट फैमिली, वो एक डिनर पार्टी जो है रखते हैं जून की एंगेजमेंट की खुशी। और सभी जो है ना, बिजनेस, प्रॉपर्टी, इसके अलावा सभी लोग जो बात कर रहे हैं वो स्वयम्स के बारे में बात कर। स्वयम्स का जो कैरेक्टर दिखाया है, ही इज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी। वो बहुत अमीर है, स्लेंडर है, पेल है, बॉल्ड है, और लगभग जो है ना वो 31 इयर्स ओल्ड है। स्वयम्स जो है वो 31 साल का, स्लेंडर, पेल, बॉल्ड, और बहुत पैसे वाला बहुत है। और उसने जो है ना, मतलब बहुत बढ़िया उसने कपड़े जो हैं वो पहनता है। उसने शादी करी है आयरीन से, जो कि उसकी ट्रॉफी वाइफ है।
आयरीन की जब शादी हुई थी, शी वॉज मेयरली 22 ईयर ओल्ड, 22 साल की थी, बहुत खूबसूरत है। मगर वो जो है ना, वो एक के फादर, वो एक बहुत अच्छे बहुत वेल्दी परिवार को बिलोंग नहीं करती है, और एक प्रोफेसर की, वो विडोड प्रोफेसर की बेटी है। और जो है ना, उससे शादी करने के लिए, आयरीन से शादी करने के लिए स्वयंस ने बहुत कोशिश करी। फाइनली शी गेव अप, और उसने शादी तो कर ली, बट समहाउ शी नेवर लाइक्ड हर हस्बैंड। वो कभी पसंद नहीं आया उसको, हमेशा अपनी शादी एक फोर्स्ड वन लगती थी। मगर स्वयंस अपनी वाइफ को वाइफ की तरह वो ट्रीट करता भी नहीं था। उसके लिए वो भी एक प्रॉपर्टी थी, एक ट्रॉफी वाइफ थी। जैसे और जो है, उसने बहुत महंगी महंगी चीजें इकट्ठी कर रखी थी, इन द सेम वे वो आयरीन को भी ट्रीट करता था। तो शी वॉज, शी वेरी वेल न्यू द हॉलोनेस ऑफ देयर रिलेशनशिप, तो वो बिल्कुल भी उस रिश्ते में खुश नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो स्वीडन फॉरसाइट का द्वारा जो एक डिनर पार्टी होस्ट की जाती है, वहां पर भी फैमिली जो है ना, वो डिस्कस कर रहे हैं, फैमिली के जो द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डिस्कसिंग कि आयरीन और स्वयंस के बीच में रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब वो लोग भी डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। एक लड़की को चाहिए ही क्या होता है? अच्छा खासा पति है देखने में, अच्छा वेल्दी जो है उसको घर मिला है, और इतना पैसा तो उसने कभी अपने परिवार में नहीं देखा। व्हाट इज द थिंग दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मेकिंग हर अनहैप्पी? हमें तो दुखी होने की कोई वजह नहीं दिख रही है। लेकिन वो जो रिश्ते का जो खालीपन है ना, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वाई शी इज अनहैप्पी। खैर, स्वयंस फॉरसाइट खुद भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरी पत्नी मुझे प्यार क्यों नहीं करती है। तो फाइनली उसके दिमाग में एक चीज आती है, कि क्यों ना मैं उसको पता चलता है कि जो जून है, जिसकी एंगेजमेंट सेलिब्रेट की जा रही है, जून समवॉट रिबेल है, और वो उसकी वाइफ को कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रही है कि इफ़ यू डू नॉट लव योर हस्बैंड तो बेटर लीव हिम। तो वो सोचता है कि मुझे ना अपनी वाइफ को, आयरीन को, उसके एडमायरर्स से दूर ले जाना चाहिए, और मैं जो है एक कंट्री हाउस, एक गांव में एक घर बनवाता हूँ। और कहाँ पे जिस जगह का नाम जो है, दैट इज रॉबिन हिल नाम की जगह पर एक कंट्री हाउस बनवाता हूँ। तो इसके लिए जो है वो बॉसनी को हायर करता है, यानी कि फिलिप बॉसनी। और फिलिप बॉसनी उसको जगह दिखाता है, उसको जगह पसंद आती है, उसे लगता है कि इस तरीके से मैं अपनी पत्नी को उसके एडमायरर्स स्पेशली जून से दूर रख पाऊँ। बट वो ये नहीं जानता था कि वो एक चीज, ये गलत, मतलब एक गलत दिशा में वो कदम उठा चुका है। नाउ स्वयंस को हर चीज, हर अच्छी चीज इकट्ठी करने का शौक है, चाहे पेंटिंग हो, सिल्वर कलेक्शन हो, पत्नी इतनी खूबसूरत है। मगर आयरीन को खुद ये लगता है कि मैं कोई चीज थोड़ी ना हूं जो मेरा हस्बैंड मुझे दूसरों को एक ट्रॉफी की तरह दिखाता है। अब आप खुद सोचिए, वो रिश्ता बहुत खोखला होता है जहां पर पति को पत्नी के किसी भी तरीके के इमोशन से, किसी से कोई लेना देना नहीं होता, या पत्नी को वाइस वर्सा है, पत्नी को पति के इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता। पीपल थिंक दैट ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स कैन प्रोवाइड हैप्पीनेस। देखिए, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। जरूरी है होना, मगर इतना भी पागलपन नहीं होना चाहिए कि आपस में जो दोनों में से, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, एक दूसरे को एक ट्रॉफी पर्सन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें। एंड द सेम वाज हैपनिंग बिटवीन स्वयंस एंड आयरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं कि नाउ अब यहाँ पे एक कहानी जो है जब आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर ये दिखाते हैं कि स्वयंस जो है वो अपने शादीशुदा जिंदगी में खुश तो है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ना तो डिवोर्स उसकी लिस्ट में है कहीं पर भी, और ना ही सेपरेशन उसकी लिस्ट में है। धीरे धीरे उसको ये पता चलता है कि जैसे कंट्री हाउस बनना शुरू होता है, तो आयरीन जो है वो फिलिप बॉसनी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है। और जब वो फिलिप बॉसनी की तरफ अट्रैक्ट होती है, बॉसनी भी उसके तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन महसूस करता है। दोनों जो है वो मिलते भी हैं। और जो है यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एक बार
जून और फिलिप ने मूवी देखने का सोचा होता है, और जून इससे पहले मिलने के लिए आती है आयरीन से, और वो देखती है कि वहाँ पर बॉसनी है, और दोनों जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जून को एक खटका होता है कि शायद दोनों के बीच में रिलेशनशिप का जो रिलेशनशिप बदल चुकी है दोनों के बीच में। नाउ सारे परिवार को भी ये लगता है कि फिलिप बॉसनी जो है वो जून के लिए, उनको तो पहले ही लगता था जून के लिए वो एप्रोप्रिएट है ही नहीं। अब संडे के दिन अंकल स्वीडन जो है वो रॉबिन हिल का दौरा करने के लिए जाते हैं, और उनकी आंख लग जाती है। इस बीच में आयरीन और जो फिलिप बॉसनी है वो अपना वुड्स में वो अपना जो है तो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ से फिलिप बॉसनी अब जो है ना स्वयं से कहता है कि क्या तुम अब बिल्डिंग तो तैयार हो गई है, डू यू वांट मी टू डेकोरेट द हाउस एज वेल, क्या तुम चाहते हो कि मैं घर को सजा भी दूं। मगर वो एक बहुत ही इसके साथ एक कंडीशन भी ये लगाता है फिलिप कि अगर कोई भी खर्चा मैं कर रहा हूं तो तुम उस खर्चे को रोकोगे नहीं, वट एवर अमाउंट आई वॉन्ट टू स्पेंड लेट मी स्पेंड। तो यहाँ पर वो तैयार हो जाता है स्वयं कि एक बढ़िया घर बनेगा, शायद उस बढ़िया घर में रहने से आयरीन जो है मुझे पसंद करना शुरू कर दे। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ढेर लगाते 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 मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ साथ इमोशंस की भी ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहती कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। खैर, अब ओल्ड जॉलियन जो है ना वो जून में लगातार आते हुए चेंजेस देख रहा है, और वो देख रहा है कि वो घुल रही है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसका जो फियांसे है वो किसी और में इंटरेस्टेड है। तो वो ओल्ड जॉलियन बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और वो अपने बेटे यंग जॉलियन से यानी कि जून के फादर से कहता भी है कि तुमको अपनी बेटी को संभालना चाहिए। मगर वो अपनी बेटी के इंटरेस्ट में या किसी चीज़ में सोचने के लिए कोई उसको मतलब वो उसको जिस बेटी को वो छोड़ चुका वो उसके बारे में दोबारा सोचना नहीं चाहता। नाउ अब यहाँ पर ये दिखाते हैं कि आगे कहानी बढ़ती है, और ये दिखाते हैं कि अब सभी को पता चल चुका है कि बॉसनी जो है फिलिप बॉसनी आयरीन का लवर है। और स्वयंस जो है ना वो ये सोचता है कि जब ये बात खुल के सामने आई जाती, क्योंकि वो जो है ना रोज तो आयरीन है रोज अपने बेडरूम को अंदर से लॉक करती है, और वो फिलिप बॉसनी से तो मिलती है मगर अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी अपने कमरे में नहीं आने देती है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो आयरीन है उसका अफेयर चल रहा है। अब वो ना स्वयं सोचता है कि मुझे बदला लेना है। तो बदला लेना है तो वो क्या करता है कि वो कोर्ट केस कर देता है कि जितना इन्होंने जो है खर्चा दिखाया उतना खर्चा हुआ नहीं है। अब जब खर्चे के लिए बात आती है तो वहाँ पर यहाँ पर वो बिल्डिंग कॉस्ट के में डिफरेंसेस आने की वजह से वो एक कोर्ट केस जो है वो फाइल कर देता है। अब यहाँ पर जब अब कोर्ट केस होता है, अब यहाँ पे भाई लॉयर्स को सोचता है इट्स अ नाइस केस कि भैया भैया ए नाइस पॉइंट। अब यहाँ से फैमिली को गॉसिप करने का भी मौका मिल जाता है। डिवोर्स स्वयं ले नहीं सकता, सेपरेशन एक अलग तरीके का स्कैंडल क्रिएट करेगा। नाउ जून जो है वो भी अपने एक तरीके से उम्मीद हार चुकी है। अब जून जो है वो एक फ्रेंच गर्ल जिसको टीबी की बीमारी है उसकी जो है वो उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन वो लड़की मर जाती है। तो ओल्ड जोलियन जो है जून को घर लेकर आ जाते हैं। अब वो जून जो है ना उसको डिप्रेशन के उसको सीवियर डिप्रेशन हो जाता है और अब ओल्ड जॉलियन जो है ना अपने लॉयर के पास जाता है, अपनी विल चेंज करता है। 50,000 वो जून के लिए रखता है 50,000, और रेस्ट बाकी का जो है वो अपने बेटे को देता है यंग जॉलियन को, और जेम्स और स्वयम्स को वो अपनी संपत्ति में से वो हटा देता है। और एक रात बहुत ही गलत जो है वो स्वयम्स करता है। वो देखता है उसकी पत्नी का बेडरूम खुला हुआ है, वो सो रही है, तो स्वयम्स जो है अपने आप को उस पर फोर्स करता है, यानी कि उसको रेप करता है, मैरिटल रेप। हालांकि उस समय में मैरिटल रेप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, मगर वो रेप करता है वो। लेकिन अपने इसके दिमाग से ना वो इमेज जा नहीं रही है, वो भूल नहीं पा रहा है अपनी पत्नी का सुबकता हुआ चेहरा, वो भूल नहीं पा रहा है। उसको लगता है
कि फिर सोचता है मेरी ही तो पत्नी थी, अगर मैंने ऐसा सब कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ना और उसको लगता है उसकी पत्नी किसी को कुछ बताएगी नहीं, लेकिन वो फिलिप बॉसिनी को बता देती है। फिलिप बॉसिनी को बता देती है और जो है बॉसिनी गुस्से में स्वैम्स को ढूंढने के लिए जाता है। खैर अगले दिन ट्रायल है, अगले दिन ट्रायल होता है। लॉयर्स जो हैं वो कहते हैं कि बॉसिनी को फ्री हैंड दिया गया था लेकिन उसने इसका मिसयूज किया। स्वैम्स कहता है कि आर्किटेक्ट ने जितना पैसा उसने कहा था उससे कहीं ज़्यादा उसने खर्चा कर दिया, लेकिन वो आता ही नहीं है। बॉसिनी जो है वो ट्रायल पे आता ही नहीं है और जज जो है उसके अगेंस्ट फैसला देता है और उसको दिवालिया घोषित करने की वो कह देता है, क्योंकि 350 पाउंड्स 350 पाउंड्स जो वो रीपे कर ही नहीं सकता, तो उसे बैंकक्रप्ट घोषित करने की तैयारी की जाती है। स्वैम्स जो है सोचता है कि मैं जो है अब रॉबिन हिल में ही शिफ्ट हो जाऊंगा और मैं अपनी पत्नी से माफ़ी भी मांग लूंगा कि मैंने जो उसके साथ करा मैंने सही नहीं करा। लेकिन जब वो अपने घर लौट के जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ के जा चुकी है। अब सोचिए एक बहुत ईगोइस्टिक आदमी जो अपनी पत्नी को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक प्राइज्ड पोजेशन के रूप में देखता है और उसकी पत्नी अगर उसे छोड़ के चली जाए तो उसके ईगो पे कितनी बड़ी चोट लगती है। और सेम हैपेंड विद स्वैम्स। उसकी पत्नी ज्वेलरी बॉक्स में एक नोट छोड़ के चली जाती है कि आई थिंक आई हैव टेकन नथिंग दैट यू और योर पीपल हैव गिवन मी। और कहता ना जो उसकी ईगो है वो हर्ट हो जाती है। और फिलिप तो केस हार ही गया है। जून जो कि ट्रायल अटेंड करा था, अब जून अब भी उससे प्यार करती है, तो वो ओल्ड जोलियन से को कन्विंस करती है कि रॉबिन हिल तो खाली पड़ा ना, आप उस घर को खरीद लो। अब घर को खरीद लोगे तो कम से कम आप जो है उसका जो बॉसिनी का वो बैंकक्रप्ट होने से आप बचा सकते हो। जून बॉसिनी के घर पे जाती है, वहां उसकी मुलाकात जो है वो आयरीन से हो जाती है। आयरीन अपना घर छोड़कर वहां पर है। दोनों के दोनों एक दूसरे को देख के शॉक्ड हो जाती हैं, लेकिन जून वो ऑब्जर्व करती है कि वो कितना गरीब है बॉसिनी जो है। खैर नाउ ओल्ड जॉलियन जो है वो अपने भाई जेम्स से मिलने के लिए जाते हैं रॉबिन हिल के घर के बारे में बात करने के लिए। तभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे हैं तो एक पुलिस इंस्पेक्टर आकर ये रिपोर्ट करता है कि फिलिप बॉसिनी की डेथ हो गई है। कैसे हुई? फॉग में एक लॉरी जो है उसे कुचल के चली गई। कुछ लोगों का मानना है कि वो शायद उसने आत्महत्या करी है, लॉरी के सामने वो खुद ही आ गया। जून बहुत ज़्यादा डिवस्टेटेड हो जाती है और जो है मॉर्चरी में जाकर उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई भी कर लिया जाता है, बॉसिनी की बॉडी को। स्वैम्स जो है जब अपने घर पहुंचता है, जब स्वैम्स अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसकी वाइफ वापस लौट आई है, अपनी जगह पर ही वो बैठी हुई है और वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। दोनों के दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। यंग जॉलियन जो है वो जब उसे पता चलता है कि आयरीन आई है तो वो उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन स्वैम्स जो है उसके मुंह पे दरवाजा बंद करता है कि नाउ शी डजंट वांट टू टॉक टू एनीवन। वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती। यहाँ पर ये जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है ये नॉवल खत्म होता है। ये वाले नॉवल का जो इस नॉवल की यहाँ पर खत्म हुआ। अब आप देख रहे हैं कि 24 मिनट्स में मैंने इस नॉवल के बारे में बताया। आई होप तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया इस नॉवल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस अगर आए हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई कौन से जो कितने जैसे यही था कि भाई कौन सी तारीख में शुरू हुआ, तो 15 जून 1896 में ये नॉवल की शुरुआत हुई। देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस नॉवल और कौन किसका बेटा है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लगती है, तो मैं एक बार में सारी पूरी कहानी नहीं सुना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे करके आपको कहानी सुनाऊँ जिससे एक इंटरेस्ट बना रहे। कल मैं एक इंटरल्यूड के साथ एक नॉवल की कहानी और सुनाऊंगी और फिर इसे कंप्लीट कर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये तो मैं अभी आप लोगों के लिए पेनिशिया सीरीज में जब तक ये चीज़ चल रही है डिटेल्ड वाली वो चल रही है, उसके बाद देखते हैं कि मैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मैं आप लोगों का जो 40 डे स्ट्रैटेजी वाला है वही लेकर आऊँगी। तो फिलहाल जो है एंजॉय करिए और मुझे बताइएगा कि आपको कहानी जो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की कैसी लगी।